Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, पहला है leopard safari जो है largest जो है वो बनेरघट्टा जो जगह है, बनेरघट्टा is in कर्नाटका. So बनेरघट्टा पे जो है आपको देखने को मिलेगा largest leopard. बनेरघट्टा is a tiger reserve also and बनेरघट्टा जो है leopards का भी biggest safari का zone बन गया है. Leopards, lions, tigers, cheetahs, these are all favorite area of the examination. So ये अगर topic मिले तो don't skip this type of topics because बहुत if you remember एक कुछ ईयर में एक क्वेश्चन आया था नागार्जुन श्रीशैलम के टाइगर रिजर्व के ऊपर आ गया था क्वेश्चन. सो ये बहुत फेवरेट एरिया है ऑफ द एग्जामिनेशन. सो इसको हमें अच्छे से करना है एंड इन टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. ठीक है. सेकंड क्या है, ऑपोजिशंस लार्जर डेमोग्राफी, लीडर ऑफ अपोजिशन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो ये एक एडिटोरियल पे आया है और क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है एंड इसमें दो मतलब आफ्टर 1 decade मतलब 10 साल के बाद दैट इज आफ्टर 2014 में पहली बार एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो चुने गए हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल समझना, इसके पूरे निटी-ग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना, इसके डिटेल में जाना, इसके डेप्थ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर मेंस. ठीक है, मेंस के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन का ये टॉपिक है. तो ये टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी स्किन डिजीजेज इन वर्कर स्टडी एक बोलता है. तो कोल माइनर्स के अगर आप देखेंगे आसपास वाले एरियाज में भी ना जो पॉल्यूटेंट्स है क्योंकि वो हवा के थ्रू फैल के जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं. ठीक है. तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ये देखिए इतना मैग्निफिसेंट एक पिक्चर जो है बनेरघट्टा जो है इन कर्नाटका वहाँ पर लिया गया. ये पिक्चर जो लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है ये कहाँ ओपन अप हुआ है, इन बनेरघट्टा. लेट अस सी. South India's first and country's largest leopard safari was inaugurated by Karnataka Environment Minister Eshwar Khandre on Wednesday at Banerghatta Biological Park. ठीक है. As per Central Zoo Authority, guidelines for safari in an area is 20 hectares has been demarcated for fenced for safari. ठीक है. तो सफारी जो है आपको पता होगा they give us a car and then we can move around and go in that safari and we can see animals. and वो सफारी जो मतलब जनरली हम देखते हैं in movies also and people also do that safari. तो वो ईयरमार्क किया गया है कि इतना जगह जो है 20 हेक्टेयर का जगह को सफारी के रूप में ईयरमार्क किया गया है. ठीक है. 8 leopards have been released for safari. 8 लेपर्ड्स को जो है छोड़ा गया है. अकॉर्डिंग टू पार्क्स ऑफिशियल बनेरघट्टा इज होम टू गुड पॉपुलेशन ऑफ फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स. फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स का बहुत गुड पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा. पैंथेरा पार्डस. ठीक है. एंड हाईलाइटिंग दीज प्रेडेटर्स इज वाइटल. द फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड कॉस्ट ऑफ 4.5 crore. दिस लेपर्ड सफारी एरिया इज मेड अप ऑफ अनड्यूलेटिंग टेरेन विद नेचुरली रॉकी आउटक्रॉप्स एंड सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट. तो अगर आप देखेंगे कि किस जगह पर लेपर्ड्स रहते हैं, अगर आप स्नो लेपर्ड्स को भी देखेंगे, लेपर्ड्स इन जनरल भी अगर आप देखेंगे तो वो एकदम प्लेन एरियाज में नहीं रहते, थोड़ा रॉकी टेरेन उनको चाहिए होता है. तो ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया है. बनेरघट्टा जो है बायोलॉजिकल पार्क जो है बिल्कुल परफेक्ट एरिया फॉर लेपर्ड्स टू थ्राइव इन दैट एरिया. एंड क्योंकि बिगर एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स है, तो उनको वो एज अ फ्लैगशिप एनिमल के रूप में भी काम करेंगे और वहाँ का पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा उनका हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. The officials added, owing to increasing human-animal conflict, in recent time the park received many leopard cubs rescued across Karnataka. These cubs will be raised in and shifted to leopard safari to help visitors learn about big cats. उनके बारे में अंडरस्टैंड करने में ये हमें हेल्प करेगा और साथ ही टूरिज्म तो बढ़ाएगा ही, तो स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल जो है बेनिफिशियल ये हो जाएगा. ठीक है. हम देखते हैं साइंटिफिक नेम देख लिया हम लोगों ने, पैंथेरस पार्डस है. ठीक है. इस बार भी क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि चीता दहाड़ नहीं लगाते, राइट, दे डोंट रोर. या फिर लेपर्ड जो अपना मार्क नहीं करते, जो यूरिनेट करके, आपको पता होगा कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे आपका लायन है, लायन क्या करेगा, वो क्या करता है, यूरिनेट करता है, उसके जोन को डिमार्केट करता है कि ये एरिया मेरा है. तो क्या लेपर्ड ऐसा करता है? बिल्कुल ऑब्वियसली वो करता है. ठीक है. लेपर्ड जो है स्मॉलेस्ट है बिग कैट फैमिली में. पैंथेरा जो फैमिली है उसमें बहुत सारे बिग कैट्स है, जैसे कि टाइगर्स है, लायंस है, जैगुआर्स है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड्स है. उनमें सबसे छोटा है ये हमारा लेपर्ड जो है, वो सबसे छोटा होता है एंड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स. बहुत सारे हैबिटेट्स में ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. ठीक है. इट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल. ठीक है. नॉक्टर्नल एनिमल मतलब क्या होता है, दिन में सोता है और रात को जागता है. ठीक है. रात को वो हंट करता है, शिकार करता है.
फीड्स ऑन स्मॉलर स्पीशीज जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि डियर हो गया, बोर हो गया, ये सबको ये फीड करता है, उसी को वो खाता है, ठीक है। मेलेनिज्म इज अ कॉमन अकरेंस इन लेपर्ड्स। मेलेनिज्म क्या होता है, वो जो उसको ब्लैक टिंज देता है ना, आपने देखा होगा कि ये जो, अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे, इस पिक्चर में भी इफ यू सी दिस स्पॉट्स, ये जो ऐसे स्पॉट्स बने हुए उसके बॉडी में, ये क्या है, दिस इज ड्यू टू मेलेनिया, ठीक है। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है, ये ह्यूमन बॉडीज में भी होता है, एनिमल्स बॉडी में भी होता है, मेलेनिन ये पिगमेंट रहता है। तो मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ये हमें ब्राउन या ब्लैक कलर देता है, ठीक है, हमारी बॉडीज में ब्राउन या ब्लैक कलर हमें देता है। तो ये मेलेनिन जो है आपको लेपर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। एंटायर स्किन में नहीं होता, बल्कि वो स्पॉट्स में जो है वो बना रहता है। लेकिन जो एनिमल का जिनका मेलेनिस्टिक लेपर्ड होते हैं ना, मतलब वो पूरे तरीके से ज़्यादा मेलेनिन कंटेंट रहता है, उसी को हम लोग ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं। तो ब्लैक पैंथर इज नॉट अनदर एनिमल, बल्कि लेपर्ड जिसमें ज़्यादा मेलेनिन रहता है उसी को हम लोग ब्लैक पैंथर बोलते हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या क्या है, इट ऑकर्स इन वाइड रेंज ऑफ सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में भी हमें मिलेगा, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी हमें मिलता है। इंडियन लेपर्ड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पैंथेरा पार्डस फुस्का, ठीक है, इज अ लेपर्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। थ्रेट्स क्या क्या है, ऑब्वियसली पोचिंग होता है, हंटिंग होता है, हैबिटेट लॉस होता है, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो इनकी वजह से उनका थ्रेट्स जो है, उनका नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा राइट हुआ। और 2022 में ना एक रिपोर्ट भी आया था, लेपर्ड पे जो है रिपोर्ट आया था, लेपर्ड पे क्या आया था, रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट क्या कहता है कि जो हमारा संख्या था, इट वाज समथिंग अराउंड, जब 2018 में जब काउंटिंग हुआ था तब इट वाज अराउंड 12,500, वो बढ़ के 2022 में जो काउंटिंग हुआ था उसमें वो बढ़ के 13,600 के अराउंड हुआ। तो नंबर हैज़ इंक्रीज, ठीक है, द नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैव इंक्रीज्ड, अच्छे तरीके से हम इंक्रीज कर रहे हैं। और साथ ही इंडिया का इनिशिएटिव जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उसकी वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं, देन नेचुरल रिसोर्स हैबिटेट में भी हम उनको अच्छे से कंजर्व कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं, IUCN के अकॉर्डिंग वो वल्नरेबल है, साइटीज के अकॉर्डिंग वो अपेंडिक्स 1 में है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स 1 और IUCN के लिस्ट में वो वल्नरेबल एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। आपका काम रहेगा इप्का के बारे में पढ़ने को, और लेपर्ड का जो सेंसस हुआ था वो कौन कंडक्ट कराता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। All right, we can move on to the next topic. The next topic is opposition's larger demography, leaders of opposition's big responsibility. तो इसमें क्या है बेसिकली, देखिए, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने क्यों बनाया है, बिकॉज वी वांट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होना, ट्रांसपेरेंसी से काम होना, उनको क्वेश्चंस करना, और अगर एक गवर्नमेंट है, अब वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ना बन पाए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया ऑन दी फर्स्ट प्लेस, ताकि वो हमसे वो हमारे साथ अकाउंटेबल रहे, वो क्या डिसीजन ले रहे वो आंसरेबल रहे टू दी पार्लियामेंट, टू दी लोकसभा, वो आंसरेबल रहे। तो इसका एक मेन मैकेनिज्म क्या है कि जो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, ये दे शुड बी आंसरेबल टू दी लोकसभा, ठीक है, वो लोकसभा पे आंसरेबल लेना चाहिए। और सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट का ही काम नहीं, यहाँ पर ऑपोजिशन का भी उतना ही बड़ा रोल रहता है, बिकॉज वो क्वेश्चन करने वाला, वो पावर, वो अथॉरिटी भी तो होना चाहिए ना, कि मतलब आप पे वो क्वेश्चन करे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। लेकिन 2014 से क्या हुआ, 2014 से हमें क्या देखने को मिला कि कोई था ही नहीं, कोई मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉज एंड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन क्या बोला गया है कि अगर आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है, दैट मीन्स यू नीड 1/10 ऑफ द टोटल सीट। अगर आपके पार्टी के पास 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स है, दैट मीन्स 54 सीट्स अगर आपके पास है, तभी आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन पिछले जो 2 इलेक्शंस है, 2014 में और 2014 में और 2019 में, ठीक है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन ही नहीं पाया, बिकॉज द बिगेस्ट पार्टी हैड ओनली 52 वोट्स इन 2014 एंड 44 वोट्स इन 2019, ठीक है। सो ये इसकी वजह से 10 साल में वी डिडंट हैव एनी लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। उस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई भी, ये 10 साल में हमारे पास कोई था ही नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन। हमने क्या बनाया था, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, ये थे हमारे पास। तभी आप देख पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी जो थे, वो लोग एज लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिकॉज द अपोजिशन गॉट 99 सीट्स, दे हैव रीच दिस क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई राहुल गांधी जी इज द करंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा।
अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये क्राइटेरिया मैच होना पड़ेगा, 1/10 आपके पास वोट्स होने पड़ेंगे, सीट्स होने पड़ेंगे, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाएंगे। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि बिगर रोल कैसा है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, व्हाई डू वी मेक इट इन द फर्स्ट प्लेस? क्या जरूरत है हमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की? लीडर ऑफ अपोजिशन दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे टू द गवर्नमेंट, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, Why you have taken this decision? और बहुत सारे तरीके का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके विच इंक्लूड्स क्वेश्चन आवर, 0 आवर, सेंश्योर मोशन, बहुत सारे मोशंस वो लोग लगा सकते हैं, सब्सटैंटिव मोशंस, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है पास करा सकते हैं। तो ये वाई ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। वाई डू वी नीड अ लीडर ऑफ अपोजिशन? बिकॉज वी वांट द गवर्नमेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू अस, हमारे ऊपर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। वी कैन नॉट जस्ट लीव इट टू द गवर्नमेंट, और वरना तो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक बन जाएगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर ऑफ अपोजिशन का होना। और सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में नहीं, बल्कि बाहर भी बहुत कुछ रहते हैं ओकेजन, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाना, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। कमिटीज़ जो बनती है, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सब कमिटीज़ जो है इन पे भी ओवरसाइट रखना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस बार देखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बॉडी में यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कौन कौन होने चाहिए? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाद में उन्होंने रूल्स पास किए, तब उन्होंने क्या बोला कि इसमें कौन तीन रहेंगे, कौन रहेंगे? पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। जब न्यू जो 2023 में जो रूल्स आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, तो उसमें कौन कौन चुने गए? लीडर ऑफ पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक मेंबर होंगे फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना हो या लोकपाल को अपॉइंट करना हो, ठीक है, ये सब में जो है बड़े बड़े जो भी एनएचआरसी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो डायरेक्टर है उनको करना हो, ठीक है, अपॉइंट करना हो। सो ये सब में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल बहुत बड़ा है। इट्स नॉट जस्ट कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इट्स मोर देन दैट। और कैबिनेट जो सिस्टम है उनको एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ओहदा है ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स नॉट समथिंग जो हम लोग इसे इग्नोर कर सके, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज द जनता ऑफ द सोसाइटी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, वरना गवर्नमेंट जो है वो बहुत, उनका टेंडेंसी रहता है कि वो बहुत बार ऑटोक्रेटिक रूल्स बना सकते हैं। दे कैन पास दोज काइंड ऑफ बिल्स जो कि उस तरीके से पास नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है 1977 में जो एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट पास किया गया, पहली बार उन्होंने डिफाइन किया लीडर ऑफ अपोजिशन को। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? द लीडर इन दैट हाउस ऑफ द पार्टी इन अपोजिशन to the government having the greatest numerical strength and recognized as such by the chairman of the council of states or speaker of the speaker of the house of the Lok Sabha, speaker of the house of the people as the case may be। तो ये जो है डिफाइन किसके द्वारा किया गया है? कौन मतलब ये जो स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? जो काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स है, दैट इज राज्यसभा के जो है चेयरमैन डिसाइड करेंगे, और लोकसभा के जो है स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। The definition shows that in order to recognize a person as LOP, there are two conditions that are need to be fulfilled. First, the party should be numerically biggest in the opposition in the government, ठीक है। जैसे इस बार कांग्रेस है, it is numerically the biggest party in the government, ठीक है, ऑपोजिशन में, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, बल्कि ऑपोजिशन में वो सबसे बड़ी पार्टी है। और क्या है, सेकंड क्या है, द पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज बाय स्पीकर एज अ पार्टी, ठीक है, स्पीकर के द्वारा एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एज मेंशन्ड अर्लियर, द स्पीकर कैन रिकॉग्नाइज अ पार्टी ओनली सच दैट इट हैज 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मैंने बताया 1/10 होना चाहिए उनका नंबर ऑफ, जो नंबर है उनका 1/10 रहना चाहिए। इन अदर वर्ड, ओनली अ पार्टी विच इज 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कैन पुट फोर्थ इट्स क्लेम टू द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन under direction cited. A party which has less than 10% of the members shall be categorized as a group which cannot
क्लेम द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर आपका 10% से कम है तो आप ये पोस्ट को नहीं, आप यू कैन नॉट क्लेम दैट पोस्ट। दस द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी विच हैड ओनली 52 मेंबर्स इन 2019 एंड लोकसभा में वहाँ पे 54 का जो थ्रेशोल्ड है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए थे 2019 में, इसलिए कोई था ही नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन। Although we have adopted the Westminster system को जो हमने अडॉप्ट किया, the practice of forming a shadow cabinet does not exist in the parliament। हम लोग ब्रिटेन में जो है शेडो कैबिनेट वो लोग बनाते हैं, ठीक है। शेडो कैबिनेट इफ द मेन कैबिनेट इफ इट कोलैप्सेस या फिर वो फॉल हो जाता है, भंग हो जाता है, तो वो शेडो कैबिनेट जो है वो काम, वो पोजीशन है, वो जो पूरा जो कैबिनेट सिस्टम है उसको वो संभालती है। तो शैडो कैबिनेट का ये हमारे इंडिया में कोई भी सिस्टम नहीं है, या स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कहीं पे भी ये सिस्टम नहीं है। द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन अ स्टैट्यूटरी पोजिशन सिंस 1977 में जब इसको रिकॉग्नाइज किया तब से ये स्टैट्यूटरी एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके इसको स्टैट्यूट दिया, ठीक है। हाउएवर द स्टैट्यूट डज नॉट डिफाइन इट्स फंक्शन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन। ट्रेडिशनली ही विल बी वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द प्रिंसिपल opposition in the house who commands great respect and has wider acceptability among the parties in opposition। तो अभी आपको समझ आया कि ऑपोजिशन का क्या रोल रहता है, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना हमारे लिए ही उतना ही ज़रूरत है जितना पार्लियामेंट में एमपीज़ का होना, क्वेश्चन आवर का होना, एंड बाकी जितना रोल इंपॉर्टेंट है, जितना कैबिनेट मिनिस्टर होना इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे पास एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना भी उतना ही ज़रूरत है। हमें उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है इस समझ में आ गया होगा। दो टॉपिक्स जिस पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, दैट इज वन इज पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड अदर इज पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इस पे ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा आपको इस साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कॉजेस रेस्पिरेटरी स्किन डिजीजेस इन वर्कर्स से स्टडी। एक स्टडी के द्वारा बताया गया है कि प्रोलॉन्ग जो एक्सपोजर है ना कोयला के खदान पर, वहाँ पे क्या हुआ है कि वाइड स्प्रेड जो है रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीजेस जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ इंडिया में माइनिंग बहुत बड़े लार्ज उससे होता है, ठीक है, बहुत लार्ज तरीके से जो है माइनिंग हम कोल एक्सट्रैक्शन करते हैं, और बहुत मेजर ऑक्यूपेशन भी है, बहुत लोगों को ये काम भी दिलवाता है, ठीक है, बहुत लोगों का जो है घर भी यहाँ पर चलता है, ठीक है। और जो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू वाले आसपास वाले जितने भी स्टेट्स हैं, ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर जो है एक्सट्रैक्शन हो रहा है ऑफ कोल, ऑफ अदर मेटल्स जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि 65% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो है ना, जिनको भी इंटरव्यू किया गया, उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एज्मा, स्किन एलिमेंट सच एज एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन जो है उनको हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बिना कोई प्रोटेक्शन के वो लोग काम करते हैं डायरेक्टली, उन्हें ह्यूमन लेबर का बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है इस सेक्टर में, ठीक है। इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट बहुत ज़्यादा जो है इलीगल तरीके से माइनिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन वर्कर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज ए हाउस होल्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोरिया एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हो गया, धनबाद एंड रामगढ़ इन झारखंड, अंगुल एंड जाजपुर इन उड़ीसा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर वो पर महीने ना मेडिकल बिल्स पे वो लोग 300 से 1000 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। द एवरेज एनुअल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इन धनबाद वेर हाइएस्ट, मतलब 28,000 रुपये जितना जो है एक हाउस होल्ड जो है वो खर्चा करता है हॉस्पिटल में उनका एडमिट करने के लिए। द सर्वे ऑन एन एवरेज स्पैंड 18 to 20 विलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पर क्या पता चला, बहुत लोगों को लंग एंड ब्रीदिंग रिलेटेड और स्किन इन्फेक्शन का जो है डिजीज़ उनको होता है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स भी वहीं पर देखने को हमें मिला है। सो इट्स वेरी रियल इशू, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत बीमारियाँ यहाँ पर हो जाती है, एंड actually the issue is बीमारी also, and the issue of communicable diseases like fungal infection is a communicable disease, even though it is curable disease but it's a communicable disease, as bronchitis it's a communicable disease, ठीक है। तो एक से बहुत को हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस एक को होता है तो बहुत लोगों को हो जाता है, बिकॉज वो लोग बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलना है जस्ट लाइक वाइल्ड फायर, बुश फायर जैसा आपने देखा होगा ना, बहुत तेज से फैल जाता है, तो यहाँ पर बीमारी बहुत तेज से फैलती है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत लोगों को ग्रस्त करती है, बहुत लोगों के जान भी जाती है। वाई? बिकॉज दे आर वर्कर्स बेसिकली, वो लोग दे आर लेबरर्स, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं अपने आप को प्रिवेंशन करने का, उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है बीमारियाँ इनको हो जाती है,
बहुत बड़े लेवल पे, और एक को होने से पूरे फैमिली और उसके आसपास वाले नेबरहुड में भी होने का बहुत हाई चांसेस रहता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखें द ब्रॉडर थ्रस्ट ऑफ द स्टडी ने और क्या देखा है कि देखने को मिला है कि वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर दिखाया गया है इन दी आर्टिकल कि अब जो है वर्ल्ड जो है ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम कोयला टू रिन्यूएबल सोर्सेस। अब देखिए कोयला को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी नीड लेबर, वी नीड ह्यूमन लेबर। यहाँ पर लेबर का बहुत चीपली, बहुत रेडिली अवेलेबल लेबर हमें मिलेगा, लेकिन क्योंकि अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम कोयला टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ लेबर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस। अंडरस्टूड? तो यहाँ क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट जो है जॉब लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जो कोल माइनर्स है ना और वर्कर्स जो है, इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। जो लोकल इकोनॉमी है इसको भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। सोचिए, काम नहीं है, बीमार है, हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव, राइट? व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे डोंट हैव एनी स्किल, दे जस्ट नो हाउ टू माइन दोज मेटल्स, दे आर जस्ट स्किल्ड ऑन दैट, they don't know how to work, they don't know how to operate a computer, they don't know how to read. What are they going to do? They would ultimately जो है, अगर हम देखें, अगर हम बिगर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि जो माइनर्स होते हैं, बेसिकली अगर कोई बच्चे हैं, बच्चों को कहीं से लाया जाता है, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ पर विमेंस को है एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर इस सेक्टर में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द हार्श रियलिटी। While India is committed to source nearly 500 gigawatts of electricity, renewable sources जो हमारे पंचामृत गोल्स में, ठीक है, रिन्यूएबल में जो है हमारा पंचामृत गोल्स में क्या देखने को मिला कि हमको 500 गीगावाट्स का जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होना पड़ेगा फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज से, जो है हमारे पास होना पड़ेगा। कोल इज एक्सपेक्टेड टू बी द मेन स्टे ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया फॉर डेकेड्स। अभी तो कोयला ही रहने वाला है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी अबाउट 205 गीगावाट्स आर कोल पावर्ड, और काफ़ी रिलायबल भी है ना, इसीलिए कोल पावर जो है अभी भी आपको सबसे ज़्यादा, फिर मोर देन 50-60% जो है हम लोग कोल पे रहते हैं। मोर देन आई वुड से कि 80% हम कोयले पे डिपेंडेंट है, मोर देन 80%, ठीक है। फिर अगर आप देखें यहाँ पर चेंज हाउएवर इन द एयर इज एज रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंटेड फॉर 71.5%। रिकॉर्ड कितना किया हम लोगों ने, 313.6 गीगावाट जो है पावर जनरेशन हमने किया है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो ये जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है, इसमें हम लोगों ने 13.56 गीगावाट का एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से हमने जनरेट किया है। वाइल कोल का जो शेयर है वो थोड़ा कम हुआ है, 50% से थोड़ा कम हुआ है 1960s में। जो इसके बाद 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोयला का जो है हम लोगों ने कमी देखा, ड्रॉप हमें देखने को मिला, अराउंड बिलो 50% जो है हमने पावर जनरेशन किया है। सो यू कैन सी अ शिफ्ट, यू कैन सी अ पैटर्न, यू कैन सी अ ड्रिफ्ट, ठीक है। एक ड्रिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हम जो है कोयला से मूव ऑन करके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा रहे हैं। नाउ दिस इज गुड बट इट हैज अ फ्लिप साइड ऑल्सो। व्हाट अबाउट दीज वर्कर्स? What about these workers? What are they going to do? What is government going to do for these workers? That would be something that we must eye upon, ठीक है, बिकॉज इसके बहुत इल इम्पैक्ट हो सकता है। अगर उनको हम लोगों ने वहाँ से निकाल दिया, देयर कुड बी चांसेस कि यहाँ पर लोग रिवॉल्ट करें। पहला तो यही रहेगा। दूसरा क्या है कि बहुत इनह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, ट्रैफिकिंग होना, ठीक है, पॉवर्टी में लोग चले जाते हैं तो बहुत कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं, ठीक है। चोरी, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्राइम्स अगेन विमेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट इज़ गवर्नमेंट गोइंग टू डू, दैट वुड बी समथिंग जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अब आगे आते हुए दिनों में हमें पता चलेगा व्हाट इज़ गवर्नमेंट गोइंग टू डू फॉर दीज पीपल, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आई वुड से, तो ये टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.